हमारे साथ एक खास मेहमान है आज, डॉक्टर ताबिश मसूद साहब, जो कि माऊ से हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसको क्वालिफाई किया है, माशाल्लाह काफी अच्छी रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं इनकी तमाम उन परेशानियों को जो इन्होंने फेस की हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जो तैयारी के दौरान इन्होंने फेस की हैं, और कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, क्या इनकी प्लानिंग थी, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की, वगैरह वगैरह। ताबिश मसूद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी इस अचीवमेंट के लिए। आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को और तमाम सोसाइटी को आपने गौरवान्वित कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे जी, अपनी इस बहुत अचीवमेंट बहुत को? शुक्रिया। मैं इस अपनी अचीवमेंट का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूंगा, जिनके जी हौसले की वजह से मैं ये कर पाया, और अपने उस्ताद को देना चाहूंगा, जिनकी बदौलत मैं इस वक्त जिस मुकाम पे भी हूँ। उनका सारा श्रेय मैं अपनी को देना चाहूंगा, अपने माँ बाप को। जी। कितनी दुश्वारियां आई इस दौरान आपको, इस 1.5-2 साल दुश्वारियां तो के बहुत सफर आई में? हम। जी, दुश्वारियां तो बहुत आई, बहुत सी मुश्किलें आई। बहुत बार लगता था कि अब छोड़ना है, लेकिन हिम्मत और हौसला हौसला जो हमारे घर वालों ने हमें दिया, और बहुत से लोगों ने हमें मोटिवेट किया, जिसके बदौलत अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। तो मुसीबतें तो हर जगह आती है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करते रहना है। जी इंशाल्लाह उसका एक जरूर आपको मिलेगा। जी। तो इस दौरान क्या आपने कोचिंग भी कहीं से ली, या सिर्फ सेल्फ स्टडी करके आप यहाँ तक पहुंचे? जी, सुन पा रहे हैं? इस बार तो मैंने सिर्फ स्टडी ही की थी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने थी, लेकिन उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार मैंने सेल्फ स्टडी की थी और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो कोचिंग लेना या ना लेना इससे डिपेंड नहीं करता, बस कोचिंग से हमें एक तरीका बताते हैं कि ये गाइडेंस देते हैं। अगर कोचिंग कोई ना भी इंसान ले, लेकिन उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या तुम्हारा सिलेबस है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो बेशक कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। इस बार मैंने की थी और मुझे पता था कि क्या पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट अगर अपनी मेहनत से करते हैं, सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं हर सब्जेक्ट को, तो अल्लाह ताला उन्हें काम करता है। जी। तभी साहब, कुछ जानकारी दीजिए अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। वालिदैन क्या करते हैं आपके? मेरे वालदेन जो है, हमारे घर बुनाई का काम होता है। जो मऊ का पेशा है सब, जी बुनाई जो है वही होती है हमारे घर, और उसके अलावा कोई और जरिया मास नहीं है। बुनाई से ही हम लोग का सारा जरिया मास है, सारी चीजें बुनाई से ही आती है। जी जी और मेरे भाई, मेरी एक छोटी बहन है और दो मेरे छोटे भाई हैं, और मैं अपने वालदेन का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जी जी। जी। क्या और क्या मैं मैसेज अपने देना खानदान चाहेंगे में शायद यंगस्टर्स पहला को? ही डर यंगस्टर्स को मैं क्या अपने मैसेज देना खानदान में चाहेंगे? जी जी। खानदान में आप पहले मैं डॉक्टर? यही हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए। किसी भी काम को अगर आप लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे, और सबसे मेन चीज होती है किसी भी चीज में सब्र करना। सब्र और हिम्मत के साथ आप लगातार लगे रहेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाबी देगा। तो सब्र, हिम्मत और मेहनत, ये तीन चीजें आप कभी नहीं छोड़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप हमेशा कामयाब होंगे। जी। थोड़ा क्योंकि अपनी, जी, अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए यंगस्टर्स को, एस्पिरेंट्स को, कि कैसे आपने तैयारी की है ड्यूरिंग एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर, अपने आप को कैसे मैनेज किया, और कौन कौन सी बुक्स आपने देखिए, पढ़ी? नीट का जो सिलेबस होता है उसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि सारी चीजें जो आती है वो एनसीईआरटी से ही आती है और बाहर से नहीं आती है। और फिजिक्स के लिए मैंने नीट के, एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी जो पुराने सालों में जो नीट और एम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसकी प्रैक्टिस किया। क्योंकि फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिस, और जी बायो जो है एक फैक्ट वाला है, तो उसको हमें समझना है, याद करना है। और जो केमिस्ट्री होती है उसमें तीन तरह की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो बायो टाइप से होती है, उसको भी थोड़ा सा याद करना और समझना होता है। जो फिजिकल होती है वो फिजिक्स की तरह की होती है, तो उसमें भी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो प्रैक्टिस करना, तो बायो के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमने नीट के, एम्स के और जेई के 2020 के जो पेपर थे उनको सॉल्व किया था। और उसके अलावा मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था, बस एनसीईआरटी लेवल
था, और अपने आप को जो भी पढ़ा जाता है उसको मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको रिवीजन करें, और उसको याद रखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भूलता बहुत सी चीजें बहुत जल्दी होती है। तो हर मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप जैसे रोज 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं, तो 1 घंटा उसमें रिवीजन के लिए निकालिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। और बाकी यही स्ट्रेटजी अपनाइए अपने हिसाब से। एक मतलब गोल सेट कर लीजिए कि रोज आज मुझे इतना पढ़ना है, उतना पढ़िए, फिर आप अपना रिवीजन प्लान बनाइए और उस हिसाब से पढ़ते रहिए। कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई फिक्स टाइम टेबल सेट करना है, आप किसी भी टाइम टेबल से पढ़ सकते हैं। बस एक रूटीन होना चाहिए, उसूल होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। जी जी, मतलब चाहे ईद ईद हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली, आपने पढ़ना तो लगातार है, विदाउट ब्रेक। जी, पढ़ना तो लगातार है। इस दौरान आपने जी, कितनी एवरेज तकरीबन पढ़ाई की होगी पर डे? 5 से 6 घंटे लगातार मैं पढ़ लेता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि कम पढ़ाई होती थी, और कभी ऐसा होता था कि ज्यादा भी पढ़ाई कर लेते थे। हर मतलब दिन के हिसाब से अलग अलग रहता था, लेकिन एवरेज 5 से 6 घंटे हो जाती थी। और जी हर सब्जेक्ट में पढ़ता था रोज, सब सब्जेक्ट को कंटिन्यूअस में मतलब टाइम देता था, जो भी 2 घंटे का पर सब्जेक्ट है, इस हिसाब से पढ़ता था। जी जी। और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा आदमी ऊब जाता है, उसमें उसमें आप क्या करते थे? जैसे कि कोई भी इंसान लगातार 6-7 घंटे नहीं पढ़ सकता, तो क्या है कि 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा जैसे रेस्ट लेने के लिए उठ जाया करता था, और थोड़ा सा रूम में ही टहल लिया करता था। और रोज मैं शाम को पार्क में जैसे टहलने जाया करता था, ताकि उससे थोड़ा सा वो हो जाए। और मैं 2-2 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाता था। 2 घंटे पढ़ता था, फिर थोड़ा देर 10-15-20 मिनट रेस्ट लिया, फिर पढ़ाई स्टार्ट करता था। इस तरह से मेरा सारा वो था। और मैं अपने दोस्तों से बात करता था जिनका सिलेक्शन हो गया है, और उनसे बात करके मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। हमें एक मोटिवेशन आता था, और मतलब जज्बा पैदा होता था कि हमें भी जाना है उनके पास। जब मैं उनसे पूछता था तो अच्छा लगता था हमें। तो मेरे दोस्त भी मेरी काफी मदद करते थे, और वो मुझे हेल्प करते थे मदद के लिए। जी जी, मतलब वही प्लान, जी, वही था आपका कि आप किसी रोल मॉडल को देखें तो और उससे बात करें कि जैसे इसने क्वालिफाई किया, तो अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये भी कर सकते हैं, ये भी मेरे तरह से इंसान है। हाँ बिल्कुल। जी जी जी, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और मैं आपकी इस प्लानिंग को अगर समराइज करूं एस्पिरेंट्स के लिए, तो आपके कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, और बुक्स को आप रिवीजन। अननेसेसरी इकट्ठा ना करें, लिमिटेड बुक्स के साथ ही पढ़ें, क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करें। इवन आपने एक और चीज जो अभी तक मुझे किसी एस्पिरेंट ने नहीं बताई, वो ये ऐड कर दी कि आपने जेई मेंस के भी पेपर सॉल्व किए केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, जिससे आपको मतलब एक बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट, एज जिसे हम कहेंगे। सिर्फ 2020 का? जी अच्छा, जेईई सिर्फ मेंस का सिर्फ 2020 का। 2020? जी जी क्योंकि 2020 में काफी एनसीईआरटी लेवल आया था, तो जी इस जी वजह जी से मैंने ऐसा किया जी जी था। जी। हाँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में उसमें काफी आपको हेल्प मिली होगी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में काफी है, जी उससे जी, हेल्प मिलती है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस पर ही आता है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत ताबिश साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और उम्मीद करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, यंग एस्पिरेंट्स, जो खासतौर पे तमाम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, या कई बहुत से तो ऐसे हैं जो नील रिसोर्सेज के साथ तैयारी करते हैं, आपकी ये वीडियो, ये सलाह जो है उनको बहुत मदद करेगी और वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वंस मोर, और एक बार फिर मोस्ट से वेलकम। तहे दिल से आपको मुबारकबाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।